नमस्कार मित्रों, मैं हितेश शाह, निदेश एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा परिचय परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और वर्कशॉप से जुड़ा हुआ हूं। आज के हमारा वेबिनार का विषय है कैरियर गाइडेंस। आज के हमारे वक्ता निदेश एजुकेशन से श्री तुषार कालेकर जी, अग्रणी शिक्षणविद सर्वश्री धवल भट्ट सर, डॉक्टर उमेश कुमार उपाध्याय सर और श्री कैलाशी बॉबी मसीन सर है। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज वॉइस ऑफ वडोदरा ने किया है। तो सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूँ। तुषार जी। थैंक यू हितेश सर। निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ सभी मेहमानों का और वक्ताओं का हार्दिक स्वागत। निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत 21 साल पहले हमने की। 20 सालों से हम लोग ये निर्देशिका जो बुक आपको दिख रही है तो इसका पब्लिकेशन कर रहे हैं इंग्लिश और गुजराती में। उसके बाद जब हम ये बुक लेके स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाना शुरू किया हमने, तो स्कूल्स और कॉलेजेस के मैनेजमेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि इसका एक्सप्लेनेशन भी आप ही करो। तो हमने फिर करियर सेमिनार्स करना शुरू किया। करीब करीब 1500 करियर सेमिनार्स हमने आज तक किए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। हम लोगों ने ये सेमिनार्स जब शुरू किए तो उन सेमिनार्स का सक्सेस रेशियो बहुत ही अच्छा था और बच्चों को हम लोग हमारे साथ में एक्सपर्ट्स लेके जाते थे विषय के नॉलेज के लिए भी। उसके बाद 2019 में हमने करियर फेयर्स की शुरुआत की। उसमें हम लोग किसी भी स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में या उनके कैंपस में फेयर करते थे, जिसमें काफ़ी सारी, ये जो आपको कॉर्नर वाली पिक्चर दिख रही है, तो उस तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आते थे और वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। ये जो स्टॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बॉटम लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो वहाँ पे उनके स्टॉल्स रहते थे और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वहाँ पे आते थे और वो 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के और वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट रहते थे उनके साथ। ये सारी चीज़ें कोविड के पहले की है। कोविड के बाद ये सारे सीन्स अभी देखने को हम लोग सब तरस गए हैं और जितना जल्दी शुरू हो सके उतना सब लोग चाहते हैं। अभी आज के एक हिंदी न्यूज़पेपर में हमारे फाउंडर है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है फुल पेज का। उसमें उनकी पूरी बायोग्राफी, फाउंडर है उनका खास एक स्टेटमेंट है, ये है कि एवरीवन इज स्पेशल। तो किसी को भी मार्क्स या रैंक के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। कोई एक डाउनफॉल या फेलियर लाइफ का एंड नहीं होता है या लाइफ को उससे जज नहीं करते हैं। हर एक बंदे को स्पेशल बनाया गया है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में या इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल है। अपनी टैलेंट्स, स्किल्स, इंटरेस्ट ये सारा ढूंढ लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब जब ये ढूंढना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? तो रास्ता है करियर प्लान। हम जब करियर प्लानिंग सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं तो एक करियर प्लानिंग के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब, तो बहुत ही आसानी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसमें आपने जो भी स्किल्स है आपके अंदर या गैदर आपने पाए हैं, उन सबको आप इवैल्यूएट कीजिए। आपने जो अचीवमेंट किए हैं उन अचीवमेंट्स को भी आप इवैल्यूएट कीजिए।
गोल को डिफाइन कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें पेन एंड पेपर पे हमें लिखनी है। सोचना पेपर पे है, हवा में नहीं, क्योंकि पेपर का रिवाइज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर गोल बना लिए, उसकी डेडलाइन बनाइए, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या रहेंगे वो देख लीजिए। उसके बाद उसके लिए कुछ ट्रेनिंग या ये लेना चाह पड़े तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी लेना पड़े तो वो भी ले सकते हैं। और आइडेंटिफाई करेंगे हमें कौन हेल्प कर सकता है। एक्टिव कनेक्शंस, कुछ एल्यूमिनियम नेटवर्क्स, उसके अलावा हमारी लाइफ में एक मेंटर या कोच का होना भी ज़रूरी है। सो वो हमें बताते रहेंगे कि हम कहाँ से शुरू किया, हमने कहाँ पे अटक रहे हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। उनकी मदद से अपने करियर प्लान को अपडेट करते रहिए, री एवेल्युएट करते रहिए। और साथ साथ में जैसे आगे मैंने बताया, इनबॉर्न टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट, पोटेंशियल, इसको खुद को टेस्ट करते रहना चाहिए। हर 6 महीने में इंटरेस्ट बदलता है, ठीक है, स्किल बढ़ती है हमारी हर साल 2 साल, तो इनको टेस्ट किसी एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। अब निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन ऐसे ही एक्सपर्ट्स का एक समूह है। हम लोग इस चीज़ का टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट पेन एंड पेपर का होता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसको आपको देना होता है। ये 1.5 घंटे से लेके 6 घंटे तक के अलग अलग टेस्ट होते हैं। उसके अलावा फिंगरप्रिंट्स से इनबॉर्न टैलेंट भी जानी जा सकती है। तो ये इनबॉर्न टैलेंट एनालिसिस टेस्ट भी हमने कुछ डेवलप करवाए हैं, तो ये भी आप करवा सकते हो। बहुत ज़रूरी है दोनों टेस्ट। जिनको अभी करियर प्लान करना है उनको ये चीज़ें करवानी चाहिए। हम लोग करवा रहे हैं, करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ेगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो जब भी कोई भी बच्चा पढ़ाई शुरू करता है और 12वीं तक उसका पढ़ाई होते होते 5 से 10 लाख रुपए का उसके पीछे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब उसके बाद कॉलेज का पढ़ाई भी अगर छोटा टाउन है तो उसमें 2 लाख से 10 लाख, बड़ा मेट्रो है तो उसमें और ज़्यादा पैसा लगता है। कॉलेज भी अगर कोर्स भी उस तरह के हैं तो 1-1 करोड़ तक का भी करियर के पीछे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर फॉरेन चले गए, वहाँ रहना खाना भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो लेकिन सिर्फ मार्क के ग्रेड के आधार पे कर रहे हो और आपकी अंदर की टैलेंट को इस चीज़ के साथ जोड़ नहीं रहे हो, उसके अनुरूप आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आगे जाके ये सारा इन्वेस्टमेंट है। इसमें होता क्या है नॉर्मली कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही, क्योंकि आपने जिस आपके अंदर जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर पढ़ाई नहीं की है तो आपके ग्रेडिंग आगे फाइनल ईयर में डेफिनेटली थोड़े आगे पीछे आने वाले हैं। तो ये करना, इसीलिए ये सारे टेस्ट करना ज़रूरी है। अब जब पैसे की बात की तो पैसे के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के हैं, कम्युनिटी के भी। हर एक शहर में, हर एक स्टेट में अपने होते हैं, समाज जिसको बोलते हैं हम लोग। और कॉरपोरेट स्कॉलरशिप्स भी आजकल बहुत सारी निकली है, जिसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों प्रकार की स्कॉलरशिप्स रहती है कॉरपोरेट वाली। जिसमें एक मैंने बीच में ये गूगल इंडिया कोड लर्न कॉन्टेस्ट, तो इसमें भी ये लोग कुछ ना कुछ सपोर्ट कर ही लेते हैं। ये कॉन्टेस्ट है 5वीं कक्षा से 9वीं या 10वीं तक का है। उसके गूगल के साइट पे आप इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसमें
अचीवमेंट 1000 बच्चों को तो हर साल ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट होता है और क्रोमबुक, लैपटॉप या इक्विवेलेंट कुछ गिफ्ट होता है। उसके अलावा कुछ और भी कंपनीज इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, तो वो भी अलग से स्पॉन्सरशिप रहते हैं। अगर स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलती है तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको लोन्स ले सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, एनबीएफसीज भी होती है, तो वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो सम अप करूँ मैं नटशेल में, तो सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने अंदर की स्किल्स, इंटरेस्ट को जाने, उसके हिसाब से कोर्स सिलेक्ट करें, उसी के हिसाब से आगे आपका जॉब वगैरह भी होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, 30% मैं बोलूँगा, कि जिस फील्ड में पढ़ाई करते हैं उसी में काम करते हैं, या तो जॉब या बिजनेस। तो वो बड़े लकी होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर प्लान किया होता है, इसलिए ये चीज़ें हो सकती है। सो अभी मैं हितेश जी को रिक्वेस्ट करूँगा, आगे हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, आज के मेहमान हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पे मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। हितेश जी, आपको रिक्वेस्ट है, आप हमारे सबसे पहले स्पीकर को इनवाइट कीजिए प्लीज़। अब मैं श्री धवल भट्ट सर को आमंत्रित करता हूं, जो उमा विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने एमएससी और बीएड किया है। उन्हें शिक्षण क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। अब वो हमारा 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। आइए श्री धवल भट्ट सर, अनम्यूट बटन दबा के आप अपने स्पीच शुरू कर सकते हैं। थैंक यू हितेश भाई, एंड थैंक यू तुषार भाई। और मैं, मेरे साथ में आज जितने भी मौजूदा मेहमान हैं, डॉक्टर उपाध्याय साहब और भसीन साहब, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तुषार भाई ने मुझे ये मौका दिया, जो विद्यार्थियों के लिए वर्षों से काम करते हैं। मैं कई बार इसके लिए हितेश भाई से, तुषार भाई से, और तुषार भाई के साथ में जीतू भाई सर भी आते हैं, उनसे भी मैं कई बार मिल चुका हूं और उनकी काफी सारी मैं हेल्प ले चुका हूं। अब मुझे जैसे बताया गया है, मैं पिछले करीब 13 साल से भी ज्यादा टाइम से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और बड़ौदा में तरसाली एरिया में जो उमा विद्यालय है, वहां पर आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज एन असिस्टेंट टीचर। मैंने वहां पर एक शिक्षक के बतौर मेरा करियर शुरू किया था, और शिक्षक से फिर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से आप बोल सकते हो इधर कैंपस हेड और एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी आज जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादातर जो है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों से अप टू 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के साथ में है। और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि बच्चों को पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के बाद क्या करना है वो किसी को मालूम नहीं है। जैसे अभी तुषार सर ने बताया कि केवल 30% या 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पढ़ाई किया है उसी फील्ड में उन्होंने अपना करियर डिजाइन किया है। तो ये बात से मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि आज के बच्चों को पढ़ाई क्या करनी है और पढ़ाई के बाद क्या करना है उसका विजन क्लियर शायद इस एज में नहीं है। और ये एज ऐसी है जो सबसे डेलिकेट एज है कि इस एज के अंदर बच्चों को उनका फोकस दिखा देना जरूरी है। वो हो जाने चाहिए कि मुझे अगर 12वीं के बाद 10वीं के बाद में साइंस में जाऊंगा, कॉमर्स करूंगा या आर्ट्स करूंगा, और उसके बाद में क्या है। तो ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई जनरल पढ़ाई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट कॉमन आते हैं। मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, गुजराती, जो भी बेसिक जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। बच्चों को जो मेन डिसीजन लेना है वो आफ्टर 10th के बाद लेना है। 10th के बाद में उनके पास में गुजरात में देखे जाए तो 3 ऑप्शंस है। अभी नई शिक्षण पॉलिसी के बाद में तो शायद ये ऑप्शन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीपर्पज वो सब्जेक्ट के साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। शायद इसी प्लेटफॉर्म पे तुषार भाई अगर हम सबको साथ में लेके आएंगे तो एक बार दोबारा उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी का जो फिलहाल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में 10th के बाद में बच्चे अपने इंटरेस्ट और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अपने गोल अगर उन्होंने सिद्ध कर दिया है, अगर उनको अपना गोल डिसाइड कर दिया है कि मुझे यही बनना है, तो उसके हिसाब से
वो कॉमर्स, आर्ट्स या तो साइंस उसका चयन करते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए हमारे पास में इतनी सारी, जैसे साइंस के अंदर काफी सारी उम्मीदें लेके बैठे हैं, पेरेंट्स भी लेके बैठे हैं। साइंस में क्या होता है, तो साइंस में फोकस बच्चों का साइंस में जाते हैं ना तो सिर्फ दो चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है, आइदर मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड। हम सब जानते हैं कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको आपकी जो पढ़ाई है वो 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में करनी है। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको ए ग्रुप डिजाइन करना पड़ता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो ये दो हिसाब से आप बच्चों को अपना करियर डिसाइड करना है। अब बात करते हैं हम पहले पीसीएम मतलब ए ग्रुप वाले सब्जेक्ट की। सपोज 11th और 12th साइंस में कोई बच्चे ने ए ग्रुप लिया है। ए ग्रुप अगर उन्होंने लिया है तो उसके मेजर जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब पहले क्या होता था, हर एक स्टेट के हिसाब से कुछ वर्षों पहले भारत में हर एक स्टेट में इंजीनियरिंग के लिए उनका प्योर मेरिट देखा जाता था कि वो 12th में उनके परसेंटेज कितने आए हैं, और वो परसेंटेज के हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट बनता था, और वो मेरिट के हिसाब से उनको गुजरात में या गुजरात से बाहर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती थी इंजीनियरिंग में जाने के लिए। उसके बाद में गुजरात बोर्ड ने एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम गुजकेट बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी सीबीएसई ने ऑल इंडिया लेवल पे एक और एग्जाम इंट्रोड्यूस किया, JEE एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम क्यों लाना पड़ा, अगर ये बात देखने जाए, अब सपोज मैं गुजरात में रहता हूं तो मैं गुजरात के बारे में या गुजरात की पढ़ाई क्या है उसके बारे में मैं सब जानता हूं, और मुझे अगर मेरा फोकस है कि मुझे गुजरात में ही पढ़ाई करनी है तो मैं गुजरात का जो एग्जाम है वो मैं लेके पास आउट होके उसका मेरिट में भी आ गया तो मुझे एडमिशन मिलेगा। लेकिन वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा कि मैं सिर्फ गुजरात के कॉलेज तक ही सीमित रहूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको मान लो साउथ में कर्नाटक या हैदराबाद में या फिर महाराष्ट्र में अगर जाना है, वहां पर अगर उनको एडमिशन लेना है तो उनको दूसरे तरीके से वहां के बोर्ड का एग्जाम अपियर करना पड़ता है, पास आउट होना पड़ता है, उसके बाद में वो लोग वहां पर दे सकते थे। तो ऑल इंडिया लेवल पे ये JEE एग्जाम को डिजाइन किया गया। अब ये JEE जो है, जो मैंने बात किया ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके दो फॉर्मेट है, एक JEE मेन और एक JEE एडवांस। अब मेन क्या है और एडवांस क्या है, और दोनों के लिए क्या एग्जैक्टली आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो एग्जाम आप अपियर करना चाहते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, JEE जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम है, तो उसके लिए आपका पहले तो 12th में PCM मतलब ए ग्रुप होना जरूरी है। अगर वो आप कर देते हो तो उसका एग्जाम का प्रावधान मतलब परिरूप क्या होता है, एग्जाम का पेपर किस तरह का होता है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हर एक के 30 क्वेश्चन ईच आते हैं। मतलब हम समझ ले कि टोटल 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 90 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स, मतलब आपका टोटल 360 मार्क्स का पेपर होता है JEE का। ज्यादातर ये एग्जाम ऑनलाइन बच्चे प्रेफर करते हैं, और वही एक सही सिस्टम भी है आगे, क्योंकि आगे जाके अभी जैसे ये कोविड का कंडीशन हुआ तो उसमें हम लोगों ने देख लिया कि ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम सब भी एक दूसरे के साथ में ऑनलाइन ही बैठे हैं, फेस टू फेस हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये एग्जाम ज्यादातर ऑनलाइन ही रहता है, और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। यहाँ पर कोई तुक्का नहीं चलता है, कोई गेसिंग गेम नहीं चलता है। अगर सपोज आप कोई गेस करके, कोई गेसिंग गेम के तौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ABCD जो भी आपके विकल्प है उसमें से कोई भी आपने टिक कर दिया, लेकिन अगर वो गलत है तो आपको पनिशमेंट भी मिलता है, मतलब समझ लो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 मतलब 0.25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इस तरह का। अब ये एग्जाम कौन दे सकता है, तो कोई भी बच्चा जो 12वीं पास है तो वो मैक्सिमम 6 टाइम मतलब अप टू 3 इयर्स, क्योंकि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो मैक्सिमम 6 टाइम से ये एग्जाम अपियर कर सकता है। तो ये जो बात हुआ वो JEE मेन का हुआ। अभी उसी का नेक्स्ट लेवल होता है JEE एडवांस, वो नेक्स्ट लेवल का एग्जाम है। अब एडवांस एग्जाम कौन दे सकता है, क्या हर कोई बच्चा जिन्होंने 12th पास किया है वो दे सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। JEE एडवांस का जो JEE मेन के अंदर पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे अपियर हुए हैं
उसमें वो 1.5 लाख तक के क्रम में आ जाते हैं। मतलब आप समझ लो 1.5 लाख तक का क्रम के अंदर आपका पूरा इंडिया में रैंक है, तभी आप ये एग्जाम अपियर कर सकते हो। जेडबलई एडवांस की बात कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहला जो पायोनियर चीज है, क्योंकि हम जब आज के माहौल में जेडबलई और नीट का बेस पे आगे हमारी पढ़ाई को प्लानिंग करते हैं ना, तो हम जो बेसिक जो हमारी स्टडी है ना, दैट इज 11th और 12th स्टैंडर्ड, उसके ऊपर इतना एम्फसाइज नहीं करते, उसको फोकस नहीं करते। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हम 11th में आते हैं तभी से जेडबलई और नीट का प्रिपरेशन के लिए हमें लगाया जाता है। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी बच्चे मेरा ये हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आपकी बेसिक पढ़ाई से हटना नहीं है। 12th में आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है और साथ में नंबर भी लाने जरूरी होते हैं। क्योंकि अगर आप जेडबलई एडवांस में जाते हो तो सबसे पहले वहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 75% 12th साइंस में होना जरूरी है। फिर चाहे आप गुजरात बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, या हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड के एग्जाम बोर्ड में से आप एग्जाम देते हो। अगर आप जेडबलई एडवांस में जाते हो तो पहला क्वालिफिकेशन उसका है 75% आना चाहिए 12th में। अगर वो आप नहीं हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो। अगर सपोज आप SC ST या OBC उम्मीदवार है तो आपका ये जो मार्जिन है वो 65% का है। तो ये एक राहत है। इसकी एज क्या है, मतलब कौन सी एज तक आप ये एग्जाम दे सकते हो? तो अप टू 25 ईयर्स तक, 70 ईयर्स से लेके अप टू 25 ईयर्स तक आप जेडबलई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम आप मैक्सिमम 2 साल तक, साल में 2 बार होता है, ये एग्जाम भी आप दे सकते हो। ये एग्जाम के बाद में जेडबलई एडवांस के बाद में आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो? आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान की अग्रणी, मतलब जो वर्ल्ड में भी ज्यादा फेमस है, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलग अलग जगह पे कॉलेजेस है, वहां पर आप जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास और स्कोप है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, रायबरेली में है ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, वहां पर भी आप एडमिशन पा सकते हो। IISER जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो तिरुवनंतपुरम, पूना, मोहाली, कोलकाता, भोपाल, ये 5 जगह पे इसके कॉलेज हैं। तो ये भारत के नामांकित कॉलेज है, वहां पर आप प्रवेश पा सकते हो। तो ये हुआ इंजीनियरिंग पढ़ाई और इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में उसके बाद में आप आगे क्या कर सकते हो उसके लिए काफी सारी डिटेल्स है, लेकिन ये पायोनियर चीज है जिसके बारे में हमने बताया। अभी हम इसका दूसरा बात करते हैं। सपोज कोई बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में उसने 12th पास आउट किया है, तो उसको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। नीट का एग्जाम भी अभी अभी हाल ही के कुछ वर्षों में चालू हुआ है। पहले वो AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से ये एग्जाम लिया जाता था। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी को मेडिकल फील्ड में या इसी तरह के मेडिकल के कोई अन्य फील्ड में जाना है तो पूरे इंडिया में करीब करीब 90 तरह के एग्जाम थे। आई रिपीट, आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स अगेन, 90 तरह के एग्जाम थे। अगर कोई बच्चा गुजरात छोड़ के कर्नाटक, महाराष्ट्र या कोई और स्टेट में जाना चाहता है तो उसको वहां पर जाके दोबारा ऐसा ही कोई पर्टिकुलर उसी जगह के बोर्ड का एग्जाम अपियर करना पड़ता था। तो ऐसे अगर गिनती में ले पूरे हिंदुस्तान में तो 90 तरह के एग्जाम। अब ये 90 तरह के एग्जाम, उसमें 90 तरह की कॉस्ट, मतलब आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिकल बर्डन काफी रहता था। तो ये जो एग्जाम है, अब जैसे JEE का एग्जाम CBSE कंडक्ट करता है, वैसे नीट का जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, पूरे हिंदुस्तान में ये एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करती है। नीट है क्या? नीट का पूरा जो नाम है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। खास करके MBBS और BDS, उसमें जो लोग जाना चाहते हैं उनको नीट आज क्वालिफाई करना जरूरी बन चुका है। अब नीट के भी 2 लेवल हैं, वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल पे होती है। अंडर ग्रेजुएट मतलब आप समझ सकते हो MBBS और BDS, ज्यादातर उसके लिए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम नीट का पास होना जरूरी है। और PG में जो MS MD MDS या उसके रिलेटेड उसी के रेफरेंस में कोई कोर्सेज है तो उनको वो करना है। अभी हम बात करते हैं नीट का एंट्रेंस टेस्ट। एंट्री एज उसका जो है वो अगेन 17 ईयर्स है। ऑफलाइन एग्जाम होता है नीट का,
अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से ये एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि वो एग्जाम होना ही होना है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी जो बी ग्रुप के ही पायोनियर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो उसके एग्जाम जो होते हैं 50% उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 12th में आपके 50% होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवार अगर है तो वो 40% तक अगर है तो वो दे सकते हैं। इसमें किस तरह के एग्जाम्स मार्किंग, उसकी पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ उस हिसाब से है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके 45 क्वेश्चंस होते हैं, फिर जूलॉजी और बॉटनी उसके भी 45 क्वेश्चंस, मतलब आप समझ सकते हो टोटल 180 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, मतलब अगर आप देखो तो टोटल जो पेपर होता है वो 720 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स में आपको अपियर करना है। अगेन नेगेटिव मार्किंग रहती है और इसका जो माध्यम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम रहते हैं। तो ये जेईई और नीट की बात हो गई। तो ये बेसिक 12th के बाद में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की चॉइस करते हैं उसके लिए है। लेकिन अब हर बच्चा डॉक्टर नहीं होता है या हर बच्चा इंजीनियर नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और कोई स्कोप है नहीं। अब इसके रिलेटेड में एक छोटी सी कहानी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक छोटा सा जो सही में वाक्य हुआ है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तुषार सर, अगर आपकी इजाजत है तो 1-2 मिनट लगेगा ये बताने में, ताकि सबका कंसेप्ट भी क्लियर हो मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड सर। हाँ, थैंक यू सर। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम हम सबने सुना है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भारत का नाम गौरवान्वित किया है। उस्ताद जाकिर हुसैन जो फेमस तबला वादक भी है। कुछ बरसों पहले की बात है कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पास में कुछ 21-22 साल का एक नवयुवान गया और उसने बोला कि सर मुझे तबला बजाना सीखना है, आप ही से सीखना है। जाकिर हुसैन साहब ने बता दिया कि देख बेटा, मैं बजाता हूँ लेकिन मैं कभी ऐसे किसी को सिखाया नहीं हूँ और मैं ये सिखाता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कोई और जगह जाके सीख सकते हो। तो उसने बोला नहीं सर, मैं आप ही से सीखना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे आपके साथ में बैठने का, या उसके लिए कितना भी हमें चार्ज देना पड़े, मैं तैयार हूँ। काफी कुछ समझाने के बाद जब वो बंदा नहीं माना तो जाकिर हुसैन साहब ने उसको बोल दिया कि ठीक है बेटा, तुम पहले कभी सीखने गए हो कहीं पे? तो उसने बोला हाँ सर, मैं पहले एक जगह पे जाता था, मैं करीब करीब 6-8 महीने गया, लेकिन मुझे वहां पर समझ में नहीं आया, या तो वो जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो मैं नहीं समझ पाया तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैं आपके पास आया हूँ। तो जाकिर हुसैन साहब ने बोला ठीक है बेटा, 5 साल लगेगा और 5 साल का जो मेरा फीस होगा वो 5 लाख रुपया होगा। वो बंदा जाकिर हुसैन साहब से ही सीखना चाहता था, उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने बोला ठीक है सर, मैं आपके साथ सीखूंगा, 5 साल बैठूंगा। तभी उसी वक्त वहां पर एक कुछ 13-14 साल का लड़का उसके पेरेंट्स के साथ में आया, उसको भी तबला बजाना सीखना था। अब वो 21-22 साल के लड़के के सामने वो 13-14 साल के बच्चे के पेरेंट्स से बोला कि सर मेरा बेटा को तबले का बहुत क्रेज है और वो आपसे ही तबला बजाना सीखना चाहता है। अब जाकिर हुसैन साहब ने सोचा कि जब मैं ये 21-22 साल के नौजवान को सिखा रहा हूँ तो उसको सिखाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप भी आ जाइए, आपको 1 साल लगेगा और आपका फीस है वो 1 लाख रहेगा। अब ये दोनों बात में समझो वो 21-22 साल के युवान का क्या हाल हुआ होगा कि यार ये 13-14 साल का बच्चा है, उसको साहब ने 1 लाख में बोल दिया और मेरे को 5 लाख बोल दिया और 5 साल भी बोल दिया, ऐसा क्यों? तो उसने क्यूरियोसिटी से, वो बच्चा और उसके फादर जब चले गए ना, तब वो जाकिर हुसैन साहब से पूछा कि सर ऐसा क्यों? आपने, वो बच्चा मेरे से छोटा है, उसकी ग्रास्पिंग पावर भी मेरे जितनी नहीं होगी, और आपने उसको 1 साल में 1 लाख रुपए में सिखाने को बोला और मेरे साथ आप 5 साल में 5 लाख रुपए, ऐसा क्यों? तब जाकिर हुसैन साहब ने बोला कि बेटा वो मेरे पास जो आया है ना वो कोरी स्लेट है, प्लेन स्लेट है, मुझे वहां पर सिर्फ लिखना है, मैं जो सिखाऊंगा ना वही चीज वो सीखेगा। और तू जहां पर 6 से 8 महीने पहले सीख के आया है ना, मुझे पहले वो सब नल एंड वॉइड करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 4 साल लगेंगे। वो 4 साल में मैं निकालूंगा ना, उसके बाद में मैं 5वें साल पे तुझे सिखा पाऊंगा।
ये बात यहाँ पर इसलिए याद आ रही है कि आज की तारीख में बच्चा जब पैदा होता है ना, तभी से पेरेंट्स का ड्रीम होता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इन सबसे बाहर जाना है, इसलिए बाहर जाना है। मैं ना डॉक्टर का, ना इंजीनियर का, ना ये सब प्रोग्राम चलाने वाले किसी का मैं अपोज में हूँ। मेरे घर में भी कई सारे डॉक्टर्स हैं और कई सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते हैं वो क्या आगे नहीं बढ़ते हैं? अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो शायद आज हम जो 4-5 लोग यहाँ पर बैठे हैं एक दूसरे के साथ में, वो भी शायद नहीं बैठे होते। हम लोग बच्चों को अगर प्रॉपर मार्गदर्शन देते तो हम काफी हद तक उनको, अगर वो इंजीनियर और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसके अलावा की पढ़ाई के बारे में भी अगर गाइड करें। अब जैसे 1993 में 1994 में मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद में मुझे इमीडिएट होम्योपैथिक में एडमिशन मिला था। गोधरा होम्योपैथिक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, एडमिशन मिल चुका था। उस वक्त तो इतने डोनेशन का और उसका कोई डिमांडिंग भी नहीं था, थी थोड़ा बहुत था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने सूट नहीं किया। मैंने बोला नहीं भैया, मेरे को ये नहीं करना है। मेरे घर में मेरे मामा डॉक्टर थे, मेरे 2 मामा डॉक्टर थे, हमारे पड़ोस में भी एक अंकल जी है वो भी डॉक्टर थे। तो उन लोगों ने बोला कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम करना क्या चाहते हो? मेरे मामा ने मुझे पूछा। मैंने बोला मामा मैं तो बीएससी करूंगा। अरे बीएससी में क्या करियर है? मैंने बोला वो क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस मेरा फोकस है, मुझे बीएससी करना है। मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद में एमएससी का पढ़ाई किया और उसके बाद में बीएड किया। आज मैं टीचिंग फील्ड में हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय जॉब। मैं मेरी जॉब में बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे आज तक मेरा होम्योपैथिक में क्यों नहीं गया उसके लिए कभी अफसोस नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ये करियर मेरा खुद चुना हुआ करियर था। मेरा एक विजन था मैं सबके साथ में रहने का। तो यही एक चीज है जो मैं आज की जनरेशन के बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं या अगर आज की जनरेशन के पेरेंट्स जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता है तो चिंता मत कीजिए, बहुत सारे स्कोप है। 12th के बाद में वो गुजरात में तो कई सारी यूनिवर्सिटीज है। मैंने अपने हिसाब से जहां तक की मेरी नॉलेज है उस हिसाब से अगर गुजरात में देखने जाए तो मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। 30 से भी ज्यादा अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जिसमें से आप चाहो तो बीएससी कर सकते हो। बड़ौदा में भी कर सकते हो, अहमदाबाद में जाके भी कर सकते हो, गांधीनगर भी है, सौराष्ट्र डेस्टिनेशन में भी जाके आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी करने के बाद में आपके पास क्या स्कोप होती है? तो बीएससी के बाद में अगर मैं देखने जाऊं ना, तो बीएससी के बाद में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में। अगर बेसिकली देखने चाहिए तो बीएससी के बाद में कोई बंदा एमएससी तो है ही है जो मैंने किया है, एमएससी के बाद में बीएड और बीएड के बाद में एमएड कर सकते हो और अब उसमें आप डॉक्टरेट भी कर सकते हो, पीएचडी या एमफिल भी कर सकते हो। ये एक चीज है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हो तो बीएड या एमएड करके आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। अगर सपोज आप बीएड या एमएड करना नहीं चाहते हो तो नीट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट एग्जाम अपियर करके आप लोग चाहो तो कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब भी पा सकते हो। बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में ये सब जो चीज है ना, वो पेरेंट्स या बहुत हद तक स्टूडेंट्स भी सोचते नहीं है। शायद हम लोग उनको उस तरफ ले नहीं जा रहे। उसके बाद में अगर आप चाहना चाहते हो तो 12th के बाद में आपके पास फार्मेसी, जिसके लिए मैं डॉक्टर उपाध्याय साहब के कॉलेज में पर्सनली मैं मेरे बच्चों को विजिट के लिए लेके गया था। मैंने खुद वहां पर देखा था फार्मेसी के बहुत सारे स्कोप है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है आज की तारीख में फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया सबसे आगे है, इतना कंफर्म है। उसके बारे में तो डॉक्टर उपाध्याय साहब मेरे से भी ज्यादा आपको बता पाएंगे। लेकिन पर्सनली अगर कोई बंदा बीएससी भी नहीं करना चाहता तो 12th के बाद में आप डिप्लोमा फार्मेसी या तो डिग्री फार्मेसी भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद में अगर करियर की बात करें, आज की तारीख में ये लॉकडाउन जो करीब करीब हम 2.5-3 महीने लॉकडाउन में रहे, एक इंडस्ट्री वाले ऐसे थे जो पूरा वर्क फ्रॉम होम में सबसे सक्सेसफुली काम किया है और वो लोग है आईटी फील्ड के बंदे। आज हम लोग एक दूसरे के सामने जो बैठे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये आईटी फील्ड का बहुत बड़ा योगदान।
अगर बंदा चाहता है तो बीएससी के बाद में एमसीए भी कर सकता है। एमसीए करने के बाद उसमें भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। एमसीए के बाद में वो अगर चाहे तो अपना, मैंने कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जिन लोगों ने काफी हद तक इस सब करियर में सफलताएं प्राप्त की है। मैं आप सबसे एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा कि मेरे ग्रुप में कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेरा कोई भी दोस्त डॉक्टर नहीं है। मैं डॉक्टर का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितने हैं जो भी फील्ड में हैं वो लोग सब अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। तो हमें एक हमारी जो संकुचित मानसिकता जो है ना उसको दूर करना पड़ेगा, बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है। और यहाँ पर अगर जो बच्चे भी देख रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको पढ़ाई के, अगर आप जाना चाहते हो एमबीए भी आप कर सकते हो। एमबीए में भी डिफरेंट, जैसे मार्केटिंग है, एचआर है, आजकल तो आईटी में भी एमबीए होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले ही एमबीए कर सकते हैं, बीएससी के बाद में भी एमबीए होता है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से होता है। अगर आप चाहो तो एलएलबी भी कर सकते हो। बीएससी के बाद एलएलबी सबको सरप्राइज लगेगा, लेकिन बिल्कुल ये प्रावधान है। आप अगर चाहो तो बीएससी के बाद में एलएलबी भी कर सकते हो, और आपके इंटरेस्ट के अनुरूप आप डिफेंस लॉयर या क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हो, उसकी भी अच्छी या खासी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक सबसे तगड़ा 1 साल का कोर्स है जिसको मैं बहुत ज्यादा पर्सनली प्रेफर करता हूँ, और वो है पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। सिर्फ 1 साल का कोर्स है। बाकी के जो कोर्स की मैंने बात की वो 2 साल मिनिमम आपको देने पड़ते हैं। अगर आप बीएससी के बाद में एमएससी करते हो तब भी 2 साल, एमबीए करते हो तब भी 2 साल, बीएड के बाद में अगर आप एमएड करते हो तो भी आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये एक कोर्स है जिसमें अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता है तो आप पीजीडीएम करके भी आगे उसकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज है बीएससी के बाद में। जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड, अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, बहुत वास्ट फील्ड है और उसके लिए हमें फोकस बनना पड़ेगा। बरसों पहले जैसे मेरा एक फोकस था कि मुझे यही जाना है, तो उसी हिसाब से अगर सब लोग फोकस है तो आप बिल्कुल अपना करियर बहुत ही अच्छा डिजाइन कर सकते हो। तुषार भाई, जी सर। यस सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे 2 स्पीकर भी हैं, मुझे ग्रुप के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत फ्लो के साथ आप जा रहे थे, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। जी। एक हम लोग सेपरेट सेशन पूरा भी एक करेंगे। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। मैं डॉक्टर उमेश उपाध्याय सर को आमंत्रित करता हूं, जो पिछले 37 साल से अग्रणी शिक्षकविद है, जो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के डीन यानी प्रिंसिपल है। उन्होंने एम.फार्म, पीएचडी और डीई किया है। आइए डॉक्टर उमेश उपाध्याय सर, आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। आइए सर, वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। I am really very happy to be here with all of you. Am I audible? Yes sir, very much. Yeah. Yes sir. And it is indeed a great pleasure for me to be with a dream project of Jitu Bhai sir. Coincidentally, Jitu Bhai is already here, and I am thrilled to see his strongness, his willpower. एक बात I would like to tell all the 24 participants who are present here that जीतू भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, he is a torch bearer for me. I have seen him working like anything since many years, and this online project is again his dream and it is coming true today. मेरे साथ ही शिक्षणविद श्री धवल सर ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन देके मेरी बहुत सारी बातें आसान कर दी है। इसलिए आसान कर दी है क्योंकि उन्होंने
8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक में क्या क्या करना है वो सभी चीज़ें बता अच्छी तरह से मेरा काम आसान कर दिया है. Now, without spending much time, I will request all the participants to be on the screen. I'm just sharing the screen. And I would like to congratulate Jitu Bhai sir. मैं पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि ये पूरे निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के पीछे इनकी लाग लगाट बहुत सालों से अथाग मेहनत और परिश्रम रहा हुआ है. श्री तुषार जी को मैं पर्सनली जानता हूँ. धवल भट्ट सर हमारी कैंपस में आ चुके हैं. हितेश सर को भी मैं मिल चुका हूँ. बॉबी सर को मैं नहीं मिल पाया हूँ, बट आई नो दैट ही इज वन ऑफ द प्रेजेंटर टुडे एंड ही इज listening to me right now. This is a very, very important and valuable career planning solution provided by Nirdesh Education, and I would like to give a 100% out of 100 marks out of 100 for this type of activity of Sri Jitu Bhai. Next, please. I am one of the member of Sigma Group of Institutes. Basically, Sigma Group of Institutes is providing almost all branches of education. We can start that it is engineering, where it is BE as well as ME. We have Polytechnic, that is catering diploma in engineering, management studies, that is MBA, BBA, pharmacy education, on which I am going to talk, that is B.Pharm as well as M.Pharm. We have physiotherapy, that is Sigma Institute of Physiotherapy. It provides BPT degree. Nursing college is also there, that is providing BSc nursing as well as GNM nursing. Dhaval sir ने जो बताया, the basic chemistry, that is BSc course, that also we have, and it is we provide specialization in the chemistry as well as microbiology. In addition to all this, the feeding branch we have is different schools, that is CBSE as well as Gujarat Secondary Education Board. Right from KG to PG, we have different courses. We are established since years together. I should say, to be specific, in 2003 we are in the market, and we have certification from various courses, various bodies, that is AICTE, then NBA, National Board of Accreditation, then Institute of Physiotherapy, then Institute of Nursing, then Gujarat Technological University, then all other various Sigma, Sri Guru Govind University, all etc. Most of the students, after passing from our college or group of colleges, they are taken as a employee by these are the various recruiters, and we are very much happy to say that we are providing various facilities to the students, right from transportation and buses and multimedia and hostels and canteen and guest rooms, photocopy center. We have a wonderful swimming pool, gymnasium, sports activity, and all the things. We have Sigma Institute of Engineering, in which we have BE courses. We provide BE in civil engineering, then computer engineering, electrical engineering, EC, that is electronics and computer communication, information technology, mechanical, chemical. In ME, we are providing masters in computer engineering, electrical engineering, as well as one specialized branch of thermal engineering, which is a part of mechanical engineering. MBA is also provided to the student. It is a 2-year course. In Polytechnic, that is a diploma in electric engineering, we provide to automobiles, civil, computer, electrical, chemical, IT, as well as mechanical courses. BPT, as I said, that is Bachelor of Physiotherapy, Nursing, GNM Nursing, as well as BSc Nursing. Pharmacy,
We provide education for B.Pharm as well as M.Pharm degrees in pharmaceutics as well as quality assurance, BSc as well as MBA studies. BBA, yes, we do have a BBA course, that is Bachelor of Business Administration course. To these courses, we provide free education for the students who are having some potential as far as their merit is concerned. And such meritorious students, we provide free education. Total tuition fees are waived. And these are the students with 80 percentile or more in 10th standard can get free education in diploma engineering. 12 science students who have passed 75 percentile or more in PCB, that is physics, chemistry, and biology, or PCM, that is in physics, chemistry, and mathematics, in theory part, they are given free education in B.Pharm, BPT, as well as Bachelor of Engineering. 12 commerce students having 75 percentile or more than that, they are getting education in BBA. Again, that is a free education we provide. We have yeah. Now I'll come to my basic presentation, that is pharmacy profession. I am principal at Sigma Institute of Pharmacy, and prior to joining this position in Baroda, I was at Gandhinagar I was working in the Department of Education, especially technical education, and I was deputy director. And during my tenure as a deputy director at Government of Gujarat, I am very proud to say that I have signed more than 200 MOUs wherein NOCs are granted on behalf of government to start new professional technical in Gujarat. That includes engineering, MBA, MCA, pharmacy, as well as MBA courses. I'll be talking about pharmacy profession, wherein I have done my B.Pharm, M.Pharm, and PhDs. What are our basic needs? Our basic need, we will say that હવા પાણી ને ખોરાક જે આપણે વર્ષો પહેલા કહેતા હતા. We used to tell, yes, હવા પાણી ને vital need for health. Food is considered as a nutrition and a vital for health. What is the next one? Yes, medicines are considered to be the fourth most important vital factor for maintaining good health. I would like to stress that when I took admission way back in 1976 in the first B.Pharm, my father went to a pharmacy college with my mark sheet of pre-science. And એ વખતે એમણે ફાર્મસીના પ્રિન્સિપાલને કીધું હતું કે મને મેડિસિનમાં ભણે એવો મારો દીકરો જોઈએ છે. સર હિન્દી After સર હિન્દી પ્લીઝ. Is there difficulty, sir? Tushar, sir? Yes, sir. Hindi, please. Hindi and English. Okay, yes. Yes, sir, yes, sir. So when I went for the first time to take admission in B.Pharm, my father was the one who took me. जैसे जिस तरह से आज 12th पास करके बच्चे के साथ इनके माता पिता जाते हैं, हमारी कॉलेज में आते हैं, उसी तरह they came to, I went along with my father and I took admission in pharmacy. After 40 years, even today also, I got the same confidence that the pharma profession is going to get developed. And especially COVID-19 has proved that the pharma profession is vital. Vital in the sense it is the need of an hour. The lifestyle of the people, they are not as per the Ayurveda. The people used to have diseases in the past. They are having diseases in the present and in the future also. Because of our lifestyle, because of our food habits, we will definitely have more and more need of medicine. And those medicines are the basic things which a pharmacist is going to do. Here is a small demo graph. If we can just see, everybody can see this slide
which is in running, it is known as a rotary punching machine. In pharmacy, we are considering medicine is a main thing. In medicines also, out of 100 different medicines, 80 medicines are solid dosage forms. And solid dosage form may be hamare ko, we will always feel that it is the tablet which is more handy. And this is an illustrative mechanism of working of a tablet punching machine. Of course, ये सिर्फ डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ. इसका पूरा मैकेनिज्म एक पूरे सेमेस्टर के लिए बच्चों को 8 सेमेस्टर में पढ़ना है, ला फाइनल ईयर में. ये ऊपर अपर पंच है, लोअर पंच है, उसमें से कंप्रेस होकर टेबलेट बाहर आके बाहर निकलती है. एंड दिस इज हाउ इट गोज. बट दिस इज अ symbol of pharma profession. What you will do after B.Pharm? This is again a very, very important question. What are the career options of a pharmacist? अभी धवल सर ने हमें बता दिया कि that you have done your 12th with PCB, that is physics, chemistry and biology, or you have done your PCM, that is physics, chemistry and mathematics. I would like to tell all the people that if you have passed 12th science with either PCM or PCB, you are eligible to get admission in pharmacy profession. Pharmacy profession में आपको eligibility के लिए कोई भी चलेगा, A branch, A और B branch. फार्मेसी के 4 साल के कोर्स के बाद में आप फार्मासिस्ट बनोगे. फार्मासिस्ट इज एन इंटीग्रल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सोसाइटी. Generally, we consider engineer and doctors, they are considered as the main key part of the society. But धवल सर ने जैसे बताया, there are other paramedical staffs, and paramedical में आपके पास pharmacist जाएगा. Pharmacist क्या करेगा? We have seen all the hospitals across the world. There are everywhere medicines are there, and medicines को जहाँ भी dispense करना है, patient को देना है, तो वो काम pharmacist को करना है. The hospital pharmacies, that is including the pharmacies at the retail store, that is community pharmacy. हर चौराहे पर हम जाके देखते हैं, we get a branch of Apollo Pharmacy. We get a branch of many pharmacy medical stores. I tell you, only in Baroda, there are 1,000 medical stores. And all these medical stores, they need to have a pharmacist, registered pharmacist. Who can become a registered pharmacist? The person who has passed B.Pharm or M.Pharm. Pharmacist का क्या मेन काम है? Of course, this is the main thing which is a showcase of pharmacy. हम pharmacist को सोसाइटी में कहाँ देखते हैं? तो हॉस्पिटल में देखते हैं, रिटेल फार्मेसी में देखते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की और बहुत ही कोर जगह है, एंड दैट इज इंडस्ट्री. ये मेडिसिन बनाएगा कौन? Who will prepare tablets? Who will prepare injections? Who will prepare the capsules? And who will prepare the liquid oral? सिरप कौन बनाएगा? छोटे बच्चों के लिए पैरासीटामोल सिरप मिलेगा. बहुत ही छोटा बच्चा, मतलब 2 दिन का बच्चा है, उसको पैरासीटामोल ड्रॉप देना है. 1 साल के बच्चे के लिए पैरासीटामोल सिरप बनेगा. इससे बड़ा बच्चा होगा, उसके लिए पैरासीटामोल टैबलेट बनेगा, डिस्पर्सिबल टैबलेट बनेगा, इंजेक्शन बनेगा. एक ही मेडिसिन के बहुत सारे रूप बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री में जाना है. एंड दोज इंडस्ट्रीज, these are the main working place where pharmacies are there. We know various names in industry: Alembic, Sun Pharma, Zydus, and lot many other pharmaceutical companies there are in Baroda as well as across the India. And Dhaval sir has said that pharma business of India is one of the first 10 of all world. Or India maybe, I'll once again important one thing I'll tell that 35% of the total medicines
which are manufactured in India, they are manufactured only in Gujarat. तो गुजरात के अंदर आपको पूरे इंडिया की 35% मेडिसिन बनानी है, और उस 35% में से 40%, दैट मीन्स पूरे इंडिया की जितनी भी मेडिसिन बनती है उसमें से 8% मेडिसिन सिर्फ बड़ौदा में बनती है. So we should be proud that Pharma Baroda is a pharma hub. Vapi is a pharma hub. There it is this thing. Chhatral, again it is a pharma hub. So various different GIDCs, they have come up with the pharma hub. And now YDPI, special only pharma and Johns are coming up in Gujarat. So that is an industry. Of course, after pharmacy, after doing your M.Pharm, you can go in academics, you can start your career with teaching, you can start as a professor, then associate professor, then principal, then head of the department, dean, vice chancellor, and whatnot. One main part where the pharmacies are employed is a Food and Drug Control Administration. This is a very, very important monitoring government agency. कोई भी दवाई, we know that 80 years of a person, 150 kg of a body weight, and if that person is having an heart attack, a small tablet of sorbitrate is given just below the tongue of that person, and that person is survived. I'll repeat again. 80 साल का बंदा है, 150 केजी वजन है, और उसको सिर्फ 5 मिलीग्राम की छोटी सी टैबलेट उसकी जीभ के नीचे रख दिया, उसका हार्ट अटैक आया हुआ है. That can be reversed, means the person survives. फार्मेसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी को मॉनिटर करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे खराब में खराब सरकारी तंत्र जो बोलते हैं ना, मतलब स्ट्रिक्टेस्ट, it is a very strict government administration, and that is Food and Drug Control Administration. And in this administration, you can start your career as a drug inspector, then assistant commissioner, then commissioner, then controller of drugs across India, and finally you can become the boss of the whole monitoring agency. आप फार्मासिस्ट कर लिया, बहुत सारे बंदों को, बहुत सारे स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गॉट ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर ओवरसीज स्टडीज. तो फार्मासिस्ट के लिए ओवरसीज स्टडी अगेन इट इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव पार्ट, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट a very nice opportunities overseas also. यहाँ आप पूरे साल में जो भी कमाओगे उसके पीछे one more digit आ जाएगा, and then that is what you can earn there in Canada and other parts of the world. Marketing of pharmaceuticals. Marketing is again a technique wherein it is there is a difference between marketing and selling. Selling क्या होगा, आप या मैं किसी दुकान में जाऊंगा, किसी शॉप पे चला जाऊंगा मैं, and if I'll ask, I want 1 kg of this material, the opposite person, shopkeeper, मुझे वो दे देगा. That is known as selling. But marketing is strategic selling. Marketing में हम जो चाहते हैं वो चीज हमें डॉक्टर के पास से लिखवाना है. And pharmacy marketing, the marketing of medicine is a tactful subject. Prescribe this medicine for your patients. So that is again a pharma marketing is very important. I'll just go with little detail. Overseas opportunities, as I said, it is a registered pharmacies, Canada, USA, New Zealand, Australia. Cleared is B.Pharm or M.Pharm from Sigma is in USA, New Zealand, Australia, Switzerland, UK, Germany. What I mean to say is that there is a big opportunity, ocean of opportunity. Pharmacies अगर आप पास किए, B.Pharm पास किए, M.Pharm पास किए, then you are
the person who is more important for industry. Industry, again, there are three triangles of an industry, that is R&D, research and development, contract research organization, and manufacturing plant. Again, R&D के अंदर there are lot many R&D activities. Again, जिस तरह से today's crowd I am seeing right now, there are 24 participants, and I would like to say that for this individual one word, suppose technology transfer, business development, clinical bioavailability, IPR, program management, biotechnology, preclinical, quality assurance, regulatory affairs, analytics. So I just want to highlight that these are the various places in R&D. Pharmacy के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, you go to Indian Army, 108 again you need a pharmacy. Private hospitals, Indian Navy, ESIA hospital, everywhere you need a pharmacy. Teaching the student, I am teacher. I opted for profession because I just want to have a dialogue with the students. In spite of the age having 60 years, I have completed my 60 years just recently. And till today, even today also, I am always teaching the student. The reason is that I like the youth. This is the last slide. I would like to say thank you to all the participants. Number one, who have listened carefully to me, Mr. Tushar Bhai, and of course, big thumb for Jitu Bhai. धन्यवाद डॉक्टर उमेश उपाध्याय सर, आपने फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं कॉलेज सलून के संस्थापक श्री कैलाशी बॉबी फसीन सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री कैलाशी बॉबी फसीन सर पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक और मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। पिछले 10 साल से भारत के श्रेणी 2 और 3 के शहरों को ब्यूटी सर्विस के विविध अभ्यासक्रमों की शिक्षा के लिए वर्गखंड और ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आज की गरीब मध्यम वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सर ने जो बीड़ा उठाया है, उन्हें निर्देश एजुकेशन की तरफ से अभिनंदन करते हैं और सर का स्वागत करते हैं। आइए कैलाश बॉबी फसीन सर, आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। श्री कैलाश बॉबी फसीन सर, प्लीज वेलकम। Hello, good afternoon, everybody. And this side Bobby Bhasin from Ahmedabad. And मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको आज यहाँ पे आमंत्रित किया करियर गाइडेंस सेमिनार में। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इतने बड़े और इतने प्लान तरीके से इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी मैनेजमेंट को, जीतू भाई, तुषार जी एंड पूरी टीम जो कि निर्देश की है, हितेश भाई। तो मैं कॉलेज रूम के बिहाफ पे आप लोगों के लिए एक जो बच्चों का हमारा विज़न है करियर के लिए, हमारी इंडस्ट्री में उनके लिए क्या छुपा है, मैं उसके लिए आपके कुछ शेयर करना चाहूँगा। And I am going to start my screen. So first of all, beauty and wellness industry जो है, जिसमें like saloon and home saloon services पे हमारा ज़्यादा फोकस है। ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो आप सब लोग अवेयर होंगे, फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। 70% जो इसमें लाइक क्लाइंट बेस है वो शेयर करता है फीमेल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो 22 से 55 साल की लेडीज़ हैं उनका शेयर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसमें रेवेन्यू में, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कुछ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वही जो ग्रुप है इतना बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू आउट इंडिया इस बड़ी इंडस्ट्री को, उसमें से 70% जो लोग हैं वो सैलून्स में विजिट करना नहीं चाहते हैं ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल। शादी हो गई, बच्चे हुए, घर के कामों में बिजी हैं, कोई अपने करियर में बिजी है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत है। तो ये कॉलेज सैलून कंसेप्ट उन्हीं
क्लाइंट बेस के लिए जो सर्विस चाहते हैं, लेकिन किन्हीं अपनी बिजीनेस या सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से सैलून पे विजिट कम करते हैं। तो हम लोग फीमेल टू फीमेल होम सैलून सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी आर एट अहमदाबाद, वडोदरा, महसाना, आनंद, आगरा, गुड़गांव एंड पंजाब। तो हम लोग इसमें जो बच्चों को ये करियर के लिए क्या छुपा है, आज उसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इंडस्ट्री का साइज क्या है और कॉलेज सैलून का कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें, और बच्चों के लिए उसमें क्या छिपा है। हमारे कंसेप्ट में जो सबसे पोटेंशियल पार्ट रहेगा कि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें बच्चों के क्लाइंट के लिए, और उस पे अगर फोकस करके हम उनको बहुत इकोनॉमिकल और बहुत जेन्युइन रेट्स पे अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम पोटेंशियल और जो इंडस्ट्री का साइज है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। कन्वीनियंस जो है वो और प्राइवेसी जो सैलून्स की है वो एक बड़ा फैक्टर है। मैंने आपको पहले बताया लेडीज प्रेफर नहीं करती हैं बाहर निकलना। क्वालिटी सर्विसेज स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में बहुत बड़ा फैक्टर है, क्वालिटी नहीं मिल पाती है। लेस नंबर ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री। लोग समझते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री तो क्या है, एक ब्यूटी पार्लर से सीखा और आगे हमने कर दिया, लेकिन इसमें भी इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इसमें बहुत 4-5 लेवल हैं जो डिफरेंट स्किन, हेयर और मेकअप में हैं। तो जैसे हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं तो इसमें हमारे पास भी इसी रिदमेटिक वे में कोर्सेज हैं जो कि बच्चे को इनिशियली स्टार्टअप दे के आगे प्रोफेशनल तक लेके जाते हैं। हम लोग इसमें वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को बुकिंग के लिए, और हर जगह पे हम अपने बच्चों का ही ग्रुप एक बनाते हैं जो कि सर्विस देगा। दिस इज द साइज ऑफ इंडस्ट्री एंड ये अप्रोक्सीमेशन फिगर्स हैं। इसमें वर्टिकल्स हैं डिफरेंट, जैसे हेयर, ब्यूटी, मेकअप एंड वेलनेस तक की जो सर्विसेज हैं वो ही जो हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं कि बच्चों के लिए कितना डिमांड है इस इंडस्ट्री में। और कोई बच्चा जो है उसका अगर वो करियर स्टार्ट करता है अपना तो उसके कितने पैरामीटर्स हैं, कितने बेंचमार्क के आगे जाने के। तो ये सारी स्लाइड जो है उस चीज़ को दिखाती है कि 3-4 वर्टिकल्स हैं जिसको हम डिफरेंट तरीके से अपनी सूटेबिलिटी और अपने टाइम के हिसाब से अडॉप्ट करके आगे। ये हमारा एक सिंबॉलिक लड़की है, कैल्सी जिसका नाम है। ये वुमेन एम्पावरमेंट को सिंबलाइज करती है कि कोई लड़की किसी भी एज में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके अपने आप को, लाइक इसका जो आप पीछे देख रहे होगे कि सुपर वुमेन वाला जो उसका स्कार्फ है वो उसको पावर देता है कि वो नॉलेज की पावर है कि वो पावर से वो अपने करियर में कोई उड़ान भर रही है। लाइक तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम व्हेन यू नीड होम सैलून सर्विसेज, जो एक पावर देते हैं हम लड़की को कि टाइम भी आपका है और आपको किसी जगह पे बाउंड होके काम नहीं करना है। अगर आप दिन में 2 घंटे भी काम देते हो तो यू कैन अर्न ए वेरी हैंडसम अमाउंट। एंड वर्क फ्रॉम होम है आपका, आपको किसी ऑफिस को ज्वाइन नहीं करना है, आपके पास कॉल आया, आपने सर्विस दिया और दैट्स इट, आप फ्री हो गए। ब्यूटी इंडस्ट्री में ऑप्शंस क्या हैं आपके, जो बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं। आप इसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं जिसमें स्किन की सर्विसेज दे सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, नेल आर्टिस्ट बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, ब्यूटी ब्लॉगर बन सकते हैं। लाइक एंडलेस स्कोप है इसमें। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपना सैलून खोल सकते हैं, किसी सैलून में जॉब ले सकते हैं, और नहीं तो इस इंडस्ट्री में आप हमारे कॉलेज सैलून के साथ आगे जॉब भी कर सकते हैं हमारे साथ ही। ये हमारी प्रेजेंस है राइट नाउ विद गॉड ऑफ ग्रेस। हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं।
ये हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स के हैं. So that's it for the slide, and thank you very much for giving me this opportunity. And I suggest कि हम लोग निर्देश के साथ ग्राउंड लेवल पे जब भी अवेलेबिलिटी होती है, लाइक थोड़ा कोविड का वो होता है शांत, तो हम लोग किसी भी एरिया में, लाइक वडोदरा के, आनंद के सराउंडिंग में, नडियाड के, तो वी आर रेडी विद आवर टीम्स टू प्रोड्यूस एनी करियर सेमिनार विद यू पीपल. और हम आपके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं. हम आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो बच्चों के लिए, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं. किसी बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए कहीं पे कुछ टेलीफोनिक हेल्प चाहिए, तो दैट वी कैन प्रोवाइड इन आनंद, वडोदरा, महसाना, अहमदाबाद, एनी सिटी. आप लोग जहाँ पे हमारी प्रेजेंस है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल. थैंक यू वेरी मच. सर मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे पास टाइम है जी. तो ये पर्टिकुलर आपके जो कोर्सेज हैं जी. इन कोर्सेज में क्या सिर्फ शहर के ही बच्चे बच्चियां आ सकते हैं या जी नहीं, ऐसा नहीं है. रूरल में भी हो सकता है? जी नहीं, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. लाइक वडोदरा है, तो वडोदरा सिटी जो है वो आई थिंक अराउंड 20 किलोमीटर रेडियस को कवर करती है, और उसके 10-12 किलोमीटर और आगे निकलें तो काफ़ी रूरल बेल्ट उसके साथ साथ है. लाइक पादरा है, डबासा है, इस साइड पे आए तो वागोड़िया है, और भी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं छोटे छोटे. तो काफ़ी बच्चे वहाँ से आते हैं सीखने के लिए. और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है बच्चों के लिए इजी, कि रूरल बेल्ट में ऑलरेडी जहाँ पे वो रह रहे हैं, ऑलरेडी ब्यूटी एंड वेलनेस की पोटेंशियल तो है ही है. देखिए, जहाँ पे समाज है, जहाँ पे लेडीज है, वहाँ पे शादियां भी होंगी, वहाँ पे कुछ फंक्शन भी होंगे, वहाँ पे उनको वेलनेस की रिक्वायरमेंट भी होगी, और अवेयरनेस बच्चे देंगे तो और भी बिजनेस बढ़ेगा. ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं मानता हूँ कि अर्बन के बच्चों से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है रूरल के बच्चों के लिए. वो हमारे पास 1 महीने का कोर्स करके, जो कि स्किन का कोर्स है, वो अपने गांव में, अपनी सिटी में, अपने टाउन में वो एक अच्छा करियर स्टार्टअप दे सकते हैं अपने आप को. लाइक वो छोटी छोटी सर्विसेज मेकअप की या ब्यूटी की करके वो डेली अच्छा अर्न कर सकते हैं. और उनका स्कोप मेरे मानने के हिसाब से अर्बन वालों से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़ीरो है. तो रूरल के बच्चों को अर्बन में जॉब भी मिल सकती है. हम उनको पार्ट टाइम जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक वो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी रहेगा. वो हमारे सेंटर पे बैठ के ही जो सराउंडिंग 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है, हमने रूरल के बच्चों के लिए स्पेशली वो रखा है कि जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ना पड़े, तो वो हमारे पास जॉब कर सकते हैं. राइट सर. अच्छा, कोर्सेज की आपने बात की सर, तो कोर्सेज में कम से कम ड्यूरेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन क्या रहता है? सर कम से कम ड्यूरेशन में 30 डेज के कोर्स है. 30 डेज में 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स पर डे 30 डेज के लिए दे के बच्चा एक कोर्स कर सकता है, जो कि स्टार्टअप कोर्स है. उसमें बच्चा लाइक हेयर, स्किन या मेकअप कुछ भी एक सीख सकता है. और हायर साइड पे देखा जाए तो इसमें हमारे पास 18 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें हेयर, स्किन, ब्यूटी और बॉडी थेरेपी, स्पा थेरेपी सब कुछ आ जाता है. वो 18 मंथ्स का कोर्स है. अगर 2 घंटे वो हर दिन बच्चा आता है. ठीक है सर. और ये कोर्स करने के बाद उनको सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ दिया जाता है क्या? जी, सर्टिफिकेट दिया जाता है. और उनको कोर्स के ड्यूरेशन में ही हमारे जो सीनियर स्टाफ है उनके साथ उनको सर्विसेज पे भी भेजा जाता है, ताकि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े, उनको क्लाइंट से बात करना आए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े. और हम उन बच्चों को उनका उस टाइम का जो इंटर्नशिप है वो भी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर जो परफॉर्मेंस है. पर डे अगर वो 2 घंटे भी और किसी सर्विस पे लगाते हैं, तो आई थिंक वो 5 से 6 हज़ार रुपया महीना उल्टा वो वहां से कमा भी सकते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स. तो ये सबसे बड़ी आई थिंक
बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि वो अपना पीजी का खर्चा निकाल सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोगों ने यही प्लान किया है कि अगर कोई बच्चा बड़ौदा में रह के सीख रहा है तो एटलीस्ट अपना पीजी का खर्चा निकाल ले हमारे पास से। तो वी हैव दैट प्लान आल्सो। राइट सर। आपके कोर्सेज में जैसे उपाध्याय सर ने बहुत डिटेल में बताया अपने कोर्सेज में आने के लिए, और धवल सर ने भी बताया कि आगे पढ़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और हाँ कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। तो जी। आपके कोर्सेज में आने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है? देखिए, ब्यूटी एंड वेलनेस में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। हम लोग 8th और 10th पास बच्चों को भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट को सर्विस देने के लिए जा रहे हो, सबसे जरूरी होता है आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से बात करना, विच इज अगेन वही बात है कि अगर हमारी एजुकेशन है उसमें हम 1 महीना बच्चे को अपने पास रखेंगे तो हम उसको वो भी उसमें भी परफेक्ट करेंगे क्लाइंट काउंसलिंग में। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको बहुत कम केसेस में, लाइक अगर हम मैनेजरल या कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स को छोड़ दें, तो वहाँ पे कहीं पे आपको रिटर्न या ऐसा रीडिंग का कोई काम आता नहीं है जहाँ पे आपकी एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा वो हो। हाँ, वो एक एडिशनल बेनिफिट है। अदरवाइज हम रीजनल लैंग्वेज में सब बच्चों को थ्योरी और एज वेल एज उनके जो प्रैक्टिकल हैं वो सब हम उनको देते हैं। तो आई थिंक हम लोग कैपेबल हैं, हमारे फैकल्टीज भी कैपेबल है जो उनको यहाँ पे गुजराती में या यूपी में हिंदी में या पंजाब में पंजाबी में रीजनल लैंग्वेज में हम उनको उनके प्रैक्टिकल जो उनके वर्क हैं या थ्योरी है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट सर। लास्ट सवाल, खर्चा। जी, पैसा कितना लगता है सर ये पढ़ने में? देखिए, हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो अराउंड 10,000 पर मंथ पे ऑलमोस्ट हैं, जो कि अगर थोड़ा कोर्स बड़ा होता है लाइक 6 मंथ से ऊपर जाता है तो वो 8,000 तक पर मंथ जितना उसका रहता है। तो किसी भी सूरत में वो 10,000 रुपया पर मंथ जो है हमको मान के चलना चाहिए। तो 10,000 रुपया पर मंथ, और अगर उसमें बच्चा 1 महीने बाद अच्छा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देता है तो 5 से 7,000 रुपया उसको इंटर्नशिप भी मिल जाता है। बट वो वेरी करता है कि अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों में से कितने बच्चों की सूटेबिलिटी बनती है, नॉट फ्रॉम अदर्स अवर साइड, बट उनके घर से परमिशन कितनी मिलती है, उनका डिस्टेंस कितना है, वो कर पाते नहीं कर पाते। हमारी तरफ से सबके लिए ऑफर है कि वो आप इंटर्नशिप कर सकते हो हमारे पास। अच्छा। और कुछ अगर बड़ा कोर्स करते हैं तो उसमें फाइनेंस या ऐसा कुछ मिल सकता है, लोन वगैरह? जी, देर आर, हाँ, यहाँ पे हम लोग उनको हेल्प करते हैं। हमारे लाइक पूरे प्लान दे देते हैं उनको हम बना के, और उनका जो लोन है वो उनकी अपने क्रेडेंशियल्स पे, कुछ बैंक हैं जो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो उनको प्रोवाइड कर देता है डिपेंडिंग ऑन देयर क्रेडेंशियल्स। अदरवाइज हमारे पास इजी ईएमआई की ऑप्शन भी है। अगर बच्चा उसमें ईएमआई में आना चाहे तो हम उसको उस ऑफर में भी ले लेते हैं, क्योंकि बाद में उसको जॉब तो करना ही करना है। तो वी विल हेल्प देम आउट इन एवरी सेंटर कि अगर उसको कोई जेन्युइन ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको आगे लेके जा सकें अपने साथ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत थैंक अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और आप जैसे हितेश सर ने बताया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर आप एक यू। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आत्मनिर्भर बनाने को। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कॉलेज सलून हमेशा आपके साथ है। आपके इस प्रोजेक्ट में हम लोग जीतू भाई जी को और आपको सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं ये प्लेज लेता हूँ कि आपके किसी भी काम हम आ सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। आप मेरे को भी किसी भी सिटी में बुलाएंगे, कहीं भी सेमिनार के लिए बुलाना चाहें तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, मैं आ सकता हूँ।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हितेश सर, आज हमारे साथ आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है। हमारे ट्रस्टी जो हैं श्री शिरीष भाई दीवान जी, उनका एक बहुत ही लंबा और अच्छा आर्टिकल छपा है हिंदी न्यूज़पेपर में, और उनकी बेटी आज हमारे साथ हैं, श्रीमती नूपुर देसाई। तो आप उन्हें बुलाएं और उनसे हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंसाइट मांगे। नूपुर जी, अभी आपका स्वागत है। निदेश एजुकेशन के इस माध्यम में आप अपने विचार प्रकट करें। सॉरी, मेरे यहाँ करंट नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ रेन हियर। दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी, तुषार भाई एंड हितेश भाई, वेरी मच सरप्राइज फॉर मी। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट आप लोग जो कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड सर्विस, एंड थैंक यू सर, उपाध्याय सर एंड principal ji, and for the saloon. It was a very nice talk, very inspiring talk. And yes, my father, he is an inspiration. Of course, for daughters, fathers are always an inspiration. I guess for all the daughters, father is an inspiration. But my father, I don't know. For me, I always felt he is a very, very special person. At this age, at the age of 84, he is doing such a nice service to the nation. उनका बहुत सालों से ड्रीम था, which I guess through this webinar he is trying to reach out with the help of Hitesh sir, Jeetu uncle and Tushar ji. आपके द्वारा वो पहुंच पा रहा है, at least what his vision was to reach career to many people, career options जो उनको देना चाहते थे. I guess he must be satisfied now. अभी जीतू सर को भी हम लोग इनवाइट करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। जीतू सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जीतू सर, वेलकम। Hello. जीतू सर, वेलकम। Okay. Thank you. Today it was a very nice day. Very pleased to hear Dr. Sawal Bhai, Dr. Umesh Bhai, very close friend of mine, I would say. And I have not met him personally, Mr. Bobby, but he is also doing well. All the three speakers who spoke or give their talk was very nice, very useful to the children as well as the parents, particularly those who want to go and those who have the desire in the heart. It's a very nice thing for them that they can get very good guidance from these people who have spoken. Divanji Sahab is not there today, but he is very inspiration, and for me, he is a very, I would say, he is my guru, and he brought me to this line of education. I'm basically a mechanical engineer, and it is a totally different line that I have gone into it. But he taught me and brought me to this level, and I am with you now in this moment. So I'm very much thankful to you all, particularly Dhawal Bhai Upadhyay Sahib and Bobby, Tushar, you also, and Hitesh too. Thank you very much, everybody. Good day. आप सभी श्रोता हमारे इस वेबिनार में पधारे और शांति से हमें सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आप सबका धन्यवाद करता हूं। हमारा अगला वेबिनार तारीख 4 अगस्त 2020 दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें नए वक्ताओं के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं अगले वेबिनार का यहीं से आपको आमंत्रण और धन्यवाद देता हूं। अब मैं तुषार जी को फ्री इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दे और उसके बाद वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। तुषार जी। यस, थैंक यू हितेश जी। इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी ये इसका नोटिफिकेशन सबको मिला था वेबिनार का, तो उसके साथ आपको एक स्लाइड मिला था, और ये वाला स्लाइड था
जिसमें ये लिखा है कि 500 रुपीज़ का इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट सबको फ्री दिया जाएगा। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, इवन जो लोग हमारा ये वेबिनार फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, उन सभी को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ का लाभ लीजिए। ये हमारी तरफ से एक थैंक यू है आप सभी को। आप सभी ने टाइम निकाला, आप सब आ रहे हो। तो इसमें ये मेरा नंबर दिया गया है 9227140765। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें हम क्या देंगे आपको। तो पर्सनालिटी जो होती है उसको हमने 4 पक्षियों की पर्सनालिटी के साथ रिलेट किया है, इंसानों की पर्सनालिटी को। ईगल, पीकॉक, डव एंड ओल, और हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उसी के हिसाब से ये आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट होगी। 40 क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन क्वेश्चंस में पहले आपको हम लोग एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक में आपको क्लिक करना है। ये इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट का लुक एंड फील ऐसा रहेगा। इसमें 2 भाग हैं, 2 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में आपकी डिटेल्स आपको भरनी है, नाम, एड्रेस और आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जिससे कि हम लोग आपके लिए एक बढ़िया सा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बना सके और सबको दे सके। तो जो भी वेबिनार इस वेबिनार का में पार्टिसिपेट हुए हैं जूम थ्रू और फेसबुक थ्रू, सबको हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी अवार्ड करने जा रहे हैं निर्देश की तरफ से। उसके बाद दूसरा जो ये रहेगा सेक्शन रहेगा, उसमें दूसरे सेक्शन में आप देख पाओगे कि किस तरह के टेस्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे सिर्फ ऑप्शन है और क्वेश्चंस ये रहेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है आई लाइक अथॉरिटी, मुझे सत्ता पसंद है। तो उससे आपको उसमें 4 में से आपको सिर्फ एक पे टिक करना है। ऐसे 40 क्वेश्चन है। तो बस हो गया, आपका ये आ जाएगा तो हम लोग आपका पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से उसके बाद हम आपको पूरा एक 1 पेजर रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें हर एक पर्सनालिटी के क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, ये सारी चीज़ें हम आपको भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सभी को मैं कहना चाहूँगा, शुरुआत में हितेश जी से करूँगा। हितेश जी, थैंक यू वेरी मच। आप निर्देश टीम के बहुत ही अच्छे मेंबर हो, लेकिन आपने आज का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह एंकर किया। धवल सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उमा विद्यालय मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर उमेश कुमार उपाध्याय सर और सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, वैसे तो आप दोनों की आज छुट्टी है, फिर भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बच्चों का जब बात आता है तो मुझे पता है आप दोनों, और बॉबी सर आपका भी धन्यवाद, कॉलर सलून मैनेजमेंट का भी धन्यवाद, आप ही हो। सो आप भी आपने जो आज हमें प्रॉमिस किया है उसके लिए भी धन्यवाद। मैं वॉइस ऑफ वडोदरा न्यूज़ चैनल का भी आभारी हूँ, जो इस वेबिनार के मीडिया पार्टनर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर। हमारे श्रोताओं को कैसे भूल सकता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, सभी वक्ताओं को सुना और हमारा आप हौसला बढ़ा रहे हो।
सो फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं जो समाज के उपयोगी है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम नए वक्ता लाएं, नए फील्ड से लाएं। तो आप सभी से मेरी एक विनती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी संख्या में आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट कीजिए। इवन जो स्पीकर्स हैं, पुराने स्पीकर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप ये चीज़ें बताइए। हाँ, हम लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं, यूट्यूब पे भी इस चीज़ को इस पूरे वेबिनार को अपलोड करते हैं, लेकिन जब श्रोता होते हैं तो स्पीकर का हौसला बढ़ता है। सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर्स आएंगे, हम इस जूम मीटिंग की कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लाइव सेशंस में ज़रूर आइए, और मैं निर्देश मैनेजमेंट का भी और हमारे एडवाइजरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एड्रेस है, यहाँ पे अलकापुरी बड़ौदा में ऑफिस है हमारा। हमारा ईमेल आईडी भी है जिस पे भी आप लिख सकते हो, अपने करियर के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हमें पूछ सकते हो। ये 2 फ़ोन नंबर हैं, पहला वाला मेरा है, दूसरा वाला जीतू सर का है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और हमारे अगले वेबिनार में आप ज़रूर आइए। थैंक यू। कोविड में अपने आप का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। Stay home, stay safe. Thank you. Good night. And here we end the session.